हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो क्लास चल रही है वो सीटेट के लिए है, जो कि एग्ज़ाम फरवरी में ही है आप लोगों का, 7 फरवरी से शुरू है। तो आज की जो हमारी ये क्लास होगी, हमारा प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिएगा, मतलब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक असम में खाई जाने वाली चावल की सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म की बात की जा रही है, जिसे पकाने पर वो क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ, कौन सा ऐसा चावल है? तो वो है बोरा चावल। कौन सा है? बोरा चावल है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पन्नी, ओ सॉरी, पोन्नी। दूसरा है बोरा नमक, बोरा चावल। तीसरा है काला नमक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसमें हम बात करें राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोरा चावल। क्योंकि असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। तो वहाँ पर इस दिन असम में जिस दिन बोरा त्योहार होता है, सभी के घर में यही चावल बनाया जाता है, सब लोग मिलकर खाते भी हैं। तो इसलिए ये जो बोरा चावल है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बिहू जो त्योहार है उस दिन बनाया जाता है। ठीक है। और बिहू त्योहार भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा नहीं कि हाँ एक किसी एक के घर पे बन गया, नहीं, सभी के घर में यही बनेगा बोरा चावल। ठीक है। तो ये अगर आपने नहीं देखा है, मतलब आपने ये नहीं पढ़ा है बोरा चावल के बारे में, बिहू त्योहार के बारे में, तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आया है और अगला भी आया हुआ है, क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चन 2019 के उठाए हैं। तो उसमें है, आगे भी आया हुआ है, जैसे 21, 22 में, 23 में। तो बिहू त्योहार के बारे में आ गया या चावल के बारे में आ गया। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करें, देख लें, एक बार ज़रूर देख के जाएँ। क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। दूसरा, सांप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सांप के बारे में अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। सांप से क्वेश्चन ये बना है कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चुनिए। यहाँ पर सांप के बारे में कुछ टिप्पणियाँ दी गई हैं, उनमें से हमें क्या करना है, जो गलत है, मतलब सांप के बारे में जो गलत है उसे हमें बताना है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वह अपने शिकार को क्या करता है, चबा कर खाता है। कैसे खाता है? चबा कर खाता है। शिकार को कैसे खाएगा? वो चबा कर खाएगा। दूसरा कहा गया है कि वह अपने भोजन को, मतलब शिकार को पूरा निगल जाता, चबाता नहीं है। तीसरा कहा गया है कि सांपों के दांत नुकीले होते हैं। और चौथा कहा गया है, चौथा ऑप्शन में कहा गया है, चौथे ऑप्शन में, कि जो जो जहरीले सांप होते हैं उनके डसने वाले, मतलब काटने वाले दांत होते हैं। ठीक है, जिसमें विष होता है। तो इसमें से जो हमारा गलत कथन है वो ऑप्शन नंबर ये है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सांप होते हैं वो अपने शिकार को सीधा निगल जाते हैं, उसको चबाते नहीं हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कांसे की, तो कांसा जो है एक मिश्र धातु है, जो दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से ऐसी दो धातु जिससे कांसा बनाया जाता है। ऑप्शन हमारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है टिन और जिंक, और दूसरा ऑप्शन है टिन प्लस कॉपर, तीसरा ऑप्शन है कॉपर प्लस जिंक, मतलब कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है, और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है। तो जो कांसा है इसे टिन और कॉपर को मिलाकर क्या किया जाता है, कांसा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात वेट लिफ्टर हैं। पहला ऑप्शन विछेंद्री पाल, दूसरा ऑप्शन है कल्पना चावला, तीसरा ऑप्शन है सूर्यमणि, और चौथा ऑप्शन है कर्ण मल्लेश्वरी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वविख्यात वेट, यहाँ वेटर लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिए।
तो जो विश्व ख्यात वेट लिफ्टर है, मतलब वजन उठाने वाली है, भारोत्तोलक जिसको बोलते हैं, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 5वां नंबर कि नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है। और हाँ, एक बात और आप ध्यान रखेंगे, अपना नंबर क्या करेंगे, लिखते रहेंगे कि मेरा 30 क्वेश्चन है, इसमें 30 में से कितना सही गया, और उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये आपका काम है कि जितने क्वेश्चन आपके सही गए 30 में से, उसको काउंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारा कितना क्वेश्चन सही गया है। और सही सही बताइएगा, झूठ मत बताइएगा। झूठ बोलेंगे तो नुकसान आप ही का होगा, दूसरों का नहीं होगा। ठीक है, तो आप जितना आए उतना ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है, इसमें कहा गया है कि ऐसे कौन से समूह जो जो जड़ वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है चुकंदर, आलू और अदरक। तो चुकंदर तो जड़ है, ठीक है, लेकिन आलू और अदरक क्या है, ये तना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो शॉर्ट में है, मतलब कि 5-10 मिनट की वीडियो है सारी। आप चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक, तो क्या है, चुकंदर तो ये जड़ है, लेकिन आलू और अदरक क्या है, तना है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है अदरक, चुकंदर, मूली। चुकंदर मूली क्या है, जड़ है, लेकिन अदरक हमारा क्या है, तना है। तो इसलिए ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। अगर हम सी की बात करें तो चुकंदर, मूली, गाजर, ये तीनों ही हमारे जड़ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि चौथा देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जड़ वाले तीनों हमें मिल गए हैं, फिर भी देख लेते हैं। आलू, प्याज और तना, सॉरी अदरक, ये तीनों ही क्या है, तना है। ठीक है, क्या है, तना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर तने की बात किया होता तो ऑप्शन नंबर डी सही होता, लेकिन यहाँ जड़ की बात की जा रही है। तो चुकंदर, मूली, गाजर, सलजम, ये सब क्या है, जड़ हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक जो है एक पेड़ का नाम है, जो पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, तो जो रेगिस्तानी लिखा है तो भाई ये बात तो है कि वो रेगिस्तान में पाया जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो जो राजस्थान, ओ सॉरी, रेगिस्तानी ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में। इसकी जो जड़ें होती हैं, इसके पेड़ की जो ऊंचाई है उससे 30 गुना नीचे गहराई तक जाती हैं। जितनी पेड़ की लंबाई होती है उसकी कितनी, 30 गुना नीचे लंबाई में इसकी जड़ें जाती हैं, जब तक कि उन्हें पानी नहीं मिल जाता है। और जो ये पेड़ की विशेषता, खासियत ये है कि ये पानी को अपने तने में स्टोर करते हैं। और जो स्थानीय लोग होते हैं, जब पानी की कमी होती है, उनको प्यास लगती है, या मतलब अब रेगिस्तानी इलाका है तो पानी की कमी होगी ही होगी, तो क्या करते हैं, एक पतली पाइप की सहायता से इसके अंदर जो पानी स्टोर रहता है उसको पीते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेगिस्तानी ओक के बारे में संक्षिप्त में हमारा टिप्पणी, मान लीजिए। तो ये सारे इसी प्रकार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन या 7वां प्रश्न क्या है कि नेफेंथिस पौधे के बारे में कहा गया है। ये एक शिकारी पौधा है, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है कि नेफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, यह पौधा भारत के मेघालय और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, यह पौधा एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और मुंह पत्ते से ढका होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है, यह केवल बड़े जानवरों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो अगर हम नेफेंथिस की बात करें, जो पौधा है ये क्या करता है, शिकार करता है कीड़े मकोड़े। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आप तुरंत समझ जाएंगे इसमें राइट क्या है। तो इसकी खासियत क्या है कि ये एक अगर इसके आकार की बात करें तो एक घड़े के आकार का होता है, और इसका जो मुंह होता है एक पत्ते से ढका रहता है।
और ये एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है, जिससे जो कीड़े-मकोड़े, चूहे सब होते हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसके पास चले जाते हैं। जब ये उसके पास जाते हैं तो ये क्या करता है, जो घड़े के समान इसका मुँह होता है वो खुला रहता है, मतलब उसमें जो पत्ता से ढका रहता है वो पत्ता क्या होता है, उठा रहता है, मतलब खुला रहता है। तो जब वो उस घड़े में जाते हैं ना तो पत्ता बंद हो जाता है। तो जो कीड़ा-मकोड़ा या छोटे-छोटे चूहे हैं उसके अंदर क्या होते हैं, फँस जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों करता है भाई, पौधा क्यों शिकार करने लगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से तो अपना भोजन बना ही लेते हैं। नहीं, इसमें क्या होता है कि ये जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ होती है नाइट्रोजन की कमी। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं, छोटे-छोटे पौधों का शिकार करते हैं, ठीक है? तो ये इनके बारे में इतनी सारी चीज़ें हो गई और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। तो ये इन स्थानों पर पाए जाते हैं, इनकी विशेषता भी मैंने आपको बता दी। अब अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें से गलत क्या है? तो इसमें से गलत ये है, पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और इसमें क्या कहा गया है कि सही कथन को चुनिए। ये देखिए सही कथन हमें बताना है। तो कौन-कौन सा ऑप्शन सही है? ये, बी और सी। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी, सी, डी, डी गलत है क्योंकि यहाँ पर बड़े जानवर कहा गया है, लेकिन जबकि ये कीड़े-मकोड़े, छोटे-छोटे जानवर जैसे चूहा, मेंढक और टिड्डा इन सारी चीज़ों को खाता है, मक्खियों को, और यहाँ पर बड़े जानवर की बात की गई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, गलत होगा क्योंकि ये गलत सूचना दे रहा है। तो जिसमें डी ऑप्शन हो उसको पहले आप कट कर दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं तरीका बता रही हूँ कि अगर आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको यही पता है केवल डी, नहीं या कुछ भी आप मान लीजिए कि आपको इसमें से यही पता है कि ये छोटे जानवरों को खाता है, लेकिन यहाँ बड़े दिया गया तो ये तो गलत है। लेकिन और बाकी ऑप्शंस नहीं पते हैं, आप नहीं पता है आपको, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, आप देखेंगे कि जिस जिस ऑप्शन में आपका डी है उसको पहले कट कर दें। तो ऑप्शन नंबर बी में भी डी है, सी में भी है, डी में भी, तो ऐसे ही हमारा कट गया। तो यही ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में भाई प्रेशर होता है और टाइम भी कम होता है। तो आप बाई ऑप्शन भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? अगर टाइम है तो पढ़ के करिए, क्या दिक्कत है, आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि भारत की आज़ादी के पहले गांधी जी ने क्या किया, दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की। दांडी मार्च जिसको हम बोलते हैं, नमक तोड़ो कानून जिसको कहा जाता है, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? मतलब कि गांधी जी ने एक यात्रा शुरू की थी, नमक कानून उन्होंने, जब अंग्रेज़ों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया और नमक बनाने पर रोक लगा दी, बोला कि मुझसे ही नमक खरीदो, आप लोग नमक नहीं बना सकते। और क्या किया अंग्रेज़ों ने, नमक को भी बहुत महँगा कर दिया। तो उसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इन्होंने एक यात्रा शुरू की और दांडी के समुद्र तट पर नमक बनाकर उसका कानून तोड़ा। तो यही यह पूछा गया यहाँ पर कि ये यात्रा जो उन्होंने की थी, ये कहाँ से शुरू की थी? तो ये यात्रा इन्होंने गुजरात से शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ ये सारी चीज़ें मैं बता तो रही हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें मैंने करवा दी है और सभी ने करवाई, जितने भी लोगों ने पढ़ाया कि आपको, आप जहाँ से भी पढ़े होंगे ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी। अगर नहीं देखी हैं या नहीं पढ़ी है या आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो रिवीज़न ज़रूर कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। इसमें कहा गया है कि तेज़ बुखार के साथ-साथ कँपकँपी जिसका इलाज सिंकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है वह है। मतलब यहाँ पर एक रोग के लक्षण के बारे में बताया गया और उसकी दवा भी बताई गई है और इसके आधार पर आपको उस रोग का नाम बताना है। क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए आपको ये नहीं पता है कि तेज बुखार के साथ कँपकँपी हो रही है, ये नहीं पता, लेकिन सिंकोना वृक्ष के छाल से जो दवा बनाई जाती है, किसके लिए बनाई जाती है ये आपको पता है, तो आप तुरंत पकड़ ले जाएँगे, ठीक है? तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है चिकनगुनिया, दूसरा ऑप्शन है बुखार, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, चौथा ऑप्शन है डेंगू। ये सारे ही मच्छर के काटने से होने वाले रोग हैं। लेकिन आपको उस रोग को ढूंढना है जिसकी दवा किससे बनती है, सिंकोना वृक्ष की छाल से बनती है, तो वो है मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मलेरिया की हम बात करें तो मलेरिया जो है वो एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, मलेरिया, ठीक।
और इसकी जो दवा है वो सिनकोना के वृक्ष से बनाई जाती है। ये तो आपको पता ही चल गया ना किसकी दवा से बनती है, तो सिनकोना से बनती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं चेराव नृत्य के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि चेराव नृत्य जो है ये कहाँ के लोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, सिक्किम है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो चेराव नृत्य है ये कहाँ पर करते हैं। तो जो चेराव नृत्य है ये असम में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, असम में किया जाता है। इसमें ये नृत्य जो है इसमें क्या करते हैं, कई लोग ग्रुप में डांस करते हैं और हाथ में बांस लेकर नृत्य करते हैं। तो ये कहाँ पर चेराव नृत्य कहाँ का है, तो ये असम का है, ठीक है। सॉरी, मिजोरम का है, माफ़ करिएगा गलत बोल दिया मैंने। मिजोरम का है। और बिहू त्योहार कहाँ, असम। बोरा चावल उसी दिन बनता है, ये भी असम में ही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है 11वां नंबर कि किसी डॉक्टर का घर, ठीक है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। मान लीजिए आपका घर यहाँ स्थित है, ठीक है, तथा उसका अस्पताल, जो डॉक्टर अस्पताल जाएगा वो वाई पर स्थित है। मतलब यहाँ है डॉक्टर का घर और यहाँ है अस्पताल उसका। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, ठीक है। अगर डॉक्टर को अस्पताल जाना है तो ऐसे नहीं जा सकता, उसको ऐसे ऐसे तो घूम घूम के तब यहाँ आना पड़ेगा, ठीक। तो क्या कह रहा है, अतः डॉक्टर पहले ये पर जाते हैं। जो डॉक्टर साहब है क्या करते हैं, पहले ए पर जाते हैं। उसके बाद में जो एक्स के ठीक पूर्व में, एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर दूरी पर है, ठीक। तो कहाँ पर है, एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर दूरी पर है। फिर वो कहाँ जाएंगे, वहाँ गए, फिर वह बी पर जाते हैं जो ये के ठीक दक्षिण में है। और कितनी दूरी जाते हैं, तो 450 मीटर दूर पर है। वह फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर पर है। और अंत में वे अपने अस्पताल वाई पर पहुंच जाते हैं जो वाई की बात कर रहा है कि वाई कहाँ पर है, तो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर स्थित है वाई अस्पताल, ठीक है। और इनका एक्स जो वो कहाँ पर है, तो ये के ठीक दक्षिण में, ये कहाँ है, सॉरी, एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर पर है ये, ठीक। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखते हैं हम अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक्स जो है, एक्स पर यहाँ पर क्या है, डॉक्टर साहब का घर है, ठीक है। और ये सबसे पहले कहाँ जाते हैं, तो ये पर जाते हैं। तो ये कहाँ है, क्वेश्चन भी हम देखा करेंगे अपना। तो ये कहाँ पर है, ये है, सेकंड रुकिए, तो यहीं समझा दें, ये थोड़ी सी जगह है ना, क्योंकि वहाँ जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर अपना सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें कहा गया है कि डॉक्टर साहब पहले कहाँ जाएंगे, ये पर जाते हैं। ये कहाँ है, तो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर दूरी पर, मान लीजिए ये है एक्स और यहाँ से 600 मीटर दूरी पर है ये। तो क्योंकि यहाँ पर ये इसमें दूरी वगैरह नहीं पूछा गया, केवल दिशा पूछी गई, तो हम दूरी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये पर जाते हैं, कहाँ पर है ये, एक्स के पूर्व में है, ठीक है। ये कहा गया है एक्स के पूर्व में है। फिर जाते हैं बी पर, बी कहाँ है, तो ये के ठीक दक्षिण में है। तो ये का दक्षिण ये हो गया बी, ठीक है। हाथ से लिख रहे हैं भाई, सही नहीं लिख जा रहा है, पर आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है कि बी पर जाते हैं और बी जाने के बाद फिर जाते हैं सी पर। तो सी कहाँ है, सी है बी के पश्चिम में 120 मीटर दूरी पर। तो पश्चिम ये है, तो यहाँ पर आगे सी। और फिर क्या कहा गया है, और अंत में वह अपने अस्पताल वाई पर पहुंच जाते हैं। तो सी अस्पताल कहाँ पर है, तो सी के उत्तर में 90 मीटर दूरी पर। तो यहाँ सी है, सी से यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ आपका वाई आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अस्पताल के सापेक्ष, आपको डॉक्टर साहब के सापेक्ष नहीं बताना, अस्पताल के सापेक्ष बताना है
कि डॉक्टर के घर की दिशा क्या है। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पर देखिए, अब ये वाई है, ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करें, ऐसे दिशा में, ये उत्तर हो गया, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और यहाँ तो इधर है। ठीक है, ये रहा, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और ये हो गया, क्या हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर और पश्चिम। तो जो डॉक्टर का घर है वो अस्पताल के किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, और उत्तर पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, आशा करती हूँ तब आ जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए ये है डॉक्टर साहब का घर, ठीक, कौन सा, तो एक मिनट रुकिए, ये है उनका घर, एक्स है, ठीक, और ये जाएंगे पहले ये पर, तो ये कहाँ है, एक्स के ठीक पूर्व में है। फिर जाते हैं बी पर, बी कहाँ है, तो ये के ठीक दक्षिण में है, तो दक्षिण में आ गया हमारा बी। फिर जाएंगे सी पर, सी कहाँ है, तो बी के पश्चिम में है, तो पश्चिम ये हो गया। और सबसे पहले आप ये जान लें कि दिशाएं जो हैं वो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। ये रीजनिंग का थोड़ा मुझे लग रहा है पार्ट है, क्योंकि रीजनिंग में डायरेक्शन से क्वेश्चन बनता है, उसी टाइप का है ये। अगर हम बात करें अपना डायरेक्शन के बारे में, तो देखिए, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम। और इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम, क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व बोलेंगे, और इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व, इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, और इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो ये होती दिशाएं। बता दो ना, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अच्छे से नहीं लिख जा रहा, पर आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, आप देखिए क्वेश्चन कहाँ गया, तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं ये पहले जाते हैं ए पर, इनका घर है एक्स, और एक्स के जो ये है कहाँ है, तो एक्स के पूर्व में है, तो पूर्व यही तो है। ठीक है, तो पूर्व में ये है। अब फिर जाते हैं बी पर, बी कहाँ है, तो बी है ए के दक्षिण में, तो दक्षिण नीचे ही तो है, तो नीचे आ गए। अब फिर कहा जा रहा है कि ये सी पर जाते हैं, तो सी कहाँ है, तो बी के पश्चिम में है, तो पश्चिम यही है, तो पश्चिम में आ गए। अब कह रहे हैं कि ये सी से, अब सी पर पहुंच गए, तो अंत में ये क्या करते हैं, ये अस्पताल पर पहुंच जाते हैं। अस्पताल कहाँ है, तो सी के ठीक उत्तर में, उत्तर ऊपर वाली दिशा जो है ये उत्तर ही तो है ये। ठीक है, तो ये यहाँ जाएंगे, कितना जाते हैं, 120 मीटर जाते हैं, ओ सॉरी 90 मीटर जाते हैं। ठीक है, यहाँ मीटर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा नहीं गया है। तो अब यहाँ ये जो आपकी मेन डायरेक्शन है वो ये है। अब यहाँ की अपेक्षा आपको बताना है कि जो डॉक्टर का घर है वो कहाँ है। तो देखिए, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व, ये नीचे वाला दक्षिण, और इधर वाला पश्चिम हो गया, और ये जो है ये हो गया उत्तर पश्चिम। तो डॉक्टर का जो घर है यही तो है, इस वाले रीजन पर है। तो ये कौन सी दिशा है, ये है उत्तर पश्चिम। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लें, एक क्वेश्चन यहाँ से बना है, ठीक है, इन सब टाइप का, तो इसे आप ज़रूर देख के जाएं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपका बना हुआ है, और पूछा जा सकता है भाई एक नंबर अपना हम क्यों कमाएं। ठीक, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है कि आपको आएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन आपका। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, जो तमिलनाडु हमारा है इसके निकटवर्ती राज्य पूछे गए हैं। तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। दूसरा ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मैप से हम लोग इसको समझ सकते हैं और आप इसको देख लीजिएगा गूगल पे, ठीक है, कि मैप जब आप देखेंगे उसमें तो हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ लिखने में ही इतनी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ी उसमें समझाने में भी अब मैप वगैरह यहाँ लगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हाथ से लिखना होता है कि हाँ सामने से आप लोग देख रहे हैं तो सही होता है। यहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, अच्छे से मुझे नहीं समझ आ रहा, पता नहीं आपको आया कि नहीं आया, लेकिन अब समझा दिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ाना, ये तो है भाई, ये तो राइट आंसर हो जाएगा। अवलोकन, निष्कर्ष, वर्गीकरण निकालने आदि प्रक्रियाओं के बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को बच्चों में संलग्न करना, ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। दूसरा है कि प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी सही है। अगला है पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना। क्या कहा गया है कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, तो यही हमारा गलत है, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया, बाकी सारे हैं इसके उद्देश्य, लेकिन जो डी है ये नहीं है, ठीक। अब अगला हम बात कर लेते हैं, ये जो पेडागोजी पूछी जाती है उन सब के ये क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। जो पर्यावरण अध्ययन है ये कक्षा 3 से 5 के लिए विषय क्षेत्र है, मतलब एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, तो जो संकलित करता है, ठीक है, तो विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। चौथा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो अगर हम पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो 3 से 5 के लिए जो विषय क्षेत्र इसमें क्या क्या संकलित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को क्या करते हैं, संकलित किया गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, ये है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सही है ये आपको बताना है। तो इसमें कहा गया है, पहला ऑप्शन जो है ये है कि पर्यावरण एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि 3 विषय के रूप में 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब बी की अगर हम बात करें तो कक्षा 1, 2 पहली और दूसरी कक्षा में क्या करते हैं, पर्यावरण को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो ये हमारा राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया है कि सही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन क्या कहा गया है कि 2, 3, 4 की कक्षा में पर्यावरण भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नहीं, क्योंकि पहली क्लास और दूसरी क्लास में केवल भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है, अगर इसमें कक्षा 2 नहीं दिया गया होता तब तो सही था, लेकिन इसमें दूसरी क्लास भी जोड़ दी गई, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डी की बात करें तो पहली दूसरी तक की कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नहीं, भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ाया जाता है पहली और दूसरी क्लास में। तो इसलिए ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्या कह रहा है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, मतलब कि पर्यावरण अध्ययन जो है जब उसको सिखाया जाता है बच्चों को, तो उसमें बच्चों को खोजने के लिए पर्याप्त, मतलब
स्वयं करके बच्चे सीखें, इसके लिए क्या किया जाता है, पर्याप्त समय दिया जाता है कि बच्चे जो हैं वो चीज़ों को खोजें और उसके बारे में अध्ययन करें। तो इसके बारे में ये क्या दर्शाता है या क्या इंगित करता है? तो पहला ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। गलत है भाई, क्योंकि जब आप किसी बच्चे को कुछ करके उसको क्या कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग करा रहे हैं, मतलब कि वो करके सीख रहा है, तो उसमें रटने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर कार्य करके सीख रहा है। ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ये भी गलत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित हो ही नहीं सकता। ठीक है। अगर करके सीख रहा है तो शिक्षक केंद्रित नहीं है। ठीक है। ना ही उसको सीख याद करके सीखा जा रहा है, ये भी निगेटिव मार्किंग होगी, शिक्षक केंद्रित भी नहीं है। इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है बच्चे को, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हमारा। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण, मतलब जो पर्यावरण में थीम दी गई है आपकी, उसमें से कहा गया है कि कौन सी उप थीम है, मतलब कि थीम का उप थीम क्या है, यहाँ उप प्रकरण दिया गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये समझ लें कि जो हमारी थीम दी गई उसमें आपका पूछा गया है कि उप थीम कौन सी है। पहला ऑप्शन है परिवार और मित्र, दूसरा ऑप्शन है भोजन, तीसरा ऑप्शन है जानवर और चौथा ऑप्शन है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देती हूँ, जो हमारी थीम और उप थीम है। क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने करवा ली हैं, ये नोट्स का ही एक पार्ट है, मेरे पास था पूरी कॉपी, तो मैं इसीलिए तुरंत दिखा रही हूँ आपको। तो इसमें कहा गया कि एनसीईआरटी के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीम, जो प्रकरण दिया गया है उसी को हम थीम बोलते हैं, थीम को प्रकरण बोला जाता है हिंदी में, और 4 उप थीम में विभाजित किया गया है। तो उसमें आपसे पूछा गया जो उप थीम है वो कौन सी है। तो जो 6 मुख्य थीम है, मतलब मुख्य प्रकरण है, वो कौन कौन सी है। तो पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी या जल, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ये क्या है हमारे ये क्या है हमारे प्रकरण है, मतलब मुख्य थीम है, मेन थीम है। अब जो हमारा उप थीम है वो किसके अंतर्गत, जो 4 उप थीम है वो आते हैं परिवार एवं मित्र के अंतर्गत। 4 उप थीम आती है, कौन कौन सी है। तो आपसी संबंध, काम और खेल कूद, जानवर और पौधे। तो ये हो गए हमारे उप प्रकरण, मतलब उप थीम, या हाँ उप थीम ले लीजिए या सब थीम्स बोल दीजिए। तो ये चीजें होंगी, आपने देख ली कौन सी सब थीम है और कौन सी थीम मेन थीम है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो जानवर है वो उप थीम है। बाकी ये जो परिवार और मित्र, भोजन, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये तीनों क्या है हमारे, ये तीनों ही हमारे थीम, जो मेन थीम है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और जो जानवर है ये उप थीम, मतलब उप प्रकरण है। ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। वांछनीय मतलब जो मान्य है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन, मतलब जो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है उसके लिए वांछनीय गतिविधि है। पहला ऑप्शन है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को देने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना। और चौथा ऑप्शन है केवल पाठ्यक्रमों पर आश्रित होना। तो ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 में कहा गया है कि बच्चों को बाहरी, मतलब दीवार के बाहर के ज्ञान को भी जोड़ना चाहिए। ठीक है। ना कि चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है। बाहरी ज्ञान को भी जोड़ना चाहिए। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब ये थोड़ी कहा गया है थीम दे गई है तो सिर्फ थीम को ही आप पढ़ाएं, ये भी नहीं होगा। ये बाहरी जो महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए बच्चों को प्रेरित करें, तो भाई जो अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है ये आप बच्चों को देंगे, ना कि बच्चों से कहेंगे कि आप दीजिए। ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, आगे हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए।
कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इन सूची में से कौन दूसरे से भिन्न है? मतलब कि जो 4 जानवर दिए गए हैं, जानवर पक्षी मिला के, इसमें से एक जो है वो भिन्न है सभी से, तो उसको आपको बताना है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है मछली, कौवा, घड़ियाल और कछुआ। अगर हम मछली, कछुआ और घड़ियाल की बात करें तो ये क्या है, ये जल में रहने वाले हैं, जलचर हैं। लेकिन जो कौवा है ये एक पंछी है जो क्या करता है, आसमान में उड़ता है, ठीक है? तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सब से ये क्या है, अलग है, ठीक। बतख की बात करें तो ये भी जल में ही रहता है, ठीक है। भले ही स्थल पर भी रहता है, लेकिन अक्सर आप देखते होंगे जल में ही ये तैरता रहता है, ठीक है। तो ये सारे जलीय हैं, लेकिन जो कौवा है ये स्थल पर रहता है, मतलब आसमान में उड़ता है। अब 20 क्वेश्चन नंबर 20वां हमारा क्या है, कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मिलाना है, ठीक है। राज्य और वहाँ के जो पसंदीदा भोजन है, जो जिस प्रकार वो लोग खाना पसंद करते हैं, वो चीज़ें दी गई। ये जो हमारे थीम है उसमें से ही पार्ट है, ये भोजन वाला है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो हांगकांग है। पूछा जा रहा है कि हांगकांग के लोग क्या खाना पसंद करते हैं। दूसरा है केरल, चौथा कश्मीर और गोवा। तो हांगकांग के जो लोग हैं वो लिंगहू फैन खाना पसंद करते हैं, जो कि सांप की एक डिश है जिसे हम बोलते हैं लिंगहू फैन। तो कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है लिंगहू फैन, ठीक है। तो चौथा सही हो गया। अब फिर कहा गया केरल, तो जो केरल के लोग हैं वो क्या करते हैं, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। तो दूसरे का पहला हमारा सही, ये पहले में है, ठीक है। तो ये दूसरे के पहला सही है। केरल के जो नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। कश्मीर, कश्मीर के जो लोग हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं, तो सरसों के तेल में तली हुई मछली को खाना पसंद करते हैं। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 में है। फिर गोवा चौथा, तो गोवा के जो लोग हैं ये नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, ये 3 में दिया गया है। तो किस ऑप्शन में 4 1 2 3 है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 4 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा मिल गया है। तो इस प्रकार भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है। अब हम पंछियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि नीचे दी गई पक्षियों की कौन सी जाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो जो पक्षियों की विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको करा दी गई हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 1 2 नंबर का। तो अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखी तो देख लीजिएगा, आप जाके चैनल पर देख लीजिएगा, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनता है आपका। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नीचे दी गई पक्षियों की कौन सी जाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, ठीक है। तो पहला है उल्लू। उल्लू जो है ये अपनी गर्दन 360 डिग्री क्या करता है, घुमा सकता है, ठीक है। और ये दिन की अपेक्षा इसको रात में अच्छे से दिखाई देता है। अगर कौवे की बात करें तो ये पेड़ की जो सबसे ऊंची टहनी होती है वहां पर ये अपना घोंसला बनाता है। इसका घोंसला जो है वो कांटी मतलब लोहे के तार हो गए, लकड़ी हो गई, इन सारी चीज़ों से इसका घोंसला बनता है। और जो कोयल होती है ये क्या करती है, बड़ी ही चालाकी से अपना अंडा कौवे के घोंसले में दे देती है, और कौवा बेचारा अपना अंडा समझकर उसको क्या करता है, सेता है, ठीक है। अगर बसंत गौरी की बात की जाए तो ये भी इसी प्रकार कुछ करती है, मतलब कि अपना घोंसला जो पत्थरों के बीच में बनाती है, झाड़ियों में बनाती है, ये सारी चीज़ें। और जो मैना है, मैना वो क्या करती है, अपनी गर्दन को झटके के साथ आगे पीछे करती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना के डाल दी थी कि अगर किसी को एक पक्षी के बारे में जानना हो तो वो देख सकता है, वो भी तो आप उससे या देख लें, या फिर 5 6 नहीं 10 मिनट की शायद है, 10 या 11 मिनट की है। तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, सारी पंछियों के बारे में इकट्ठे आपको दिया गया है। अब हम घर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पहला है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें
छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। मिट्टी के घर में रहते हैं। थोड़ा और राजस्थान के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो जो राजस्थान के गाँव के घर होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं और उनकी जो दीवारें होती हैं मिट्टी की ही बनी होती है, बहुत मोटी-मोटी दीवारें होती हैं, ठीक है? और जो इनकी छतें होती हैं वो कटीलीदार होती हैं, मतलब जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं उनसे बनाई जाती हैं और इनके घर के आँगन में एक क्या बनाया जाता है, गड्ढा बनाया जाता है जिसे हम टंका, वहाँ पर टंका बोला जाता है। जैसे बारिश जब होती है ना, तो जो छत होते हैं, मतलब जैसे कुछ लोग तो जैसे मिट्टी के घर में रहते हैं और जो पक्के मकान में रहते हैं जिनकी छतें होती हैं वो क्या करते हैं कि ढालू बनाते हैं अपना छत और जितना भी बारिश का पानी होता है उसमें चला जाता है, जिसको टंका बोला जाता है। आंगन में बनाते हैं लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। तो जब पानी नहीं होती तो उसका उपयोग करते हैं ये लोग, पानी छान कर इसका उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, जो भी ज़रूरतें होती हैं। फिर अगला है हमारा मनाली। तो मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बाँसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि बाँस के खंभे पर जो घर बनाया जाता है वो असम में बनाए जाते हैं। ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊँचाई पर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पर बाँस के खंभों पर बनाए जाते हैं और पूरे घर लकड़ी के ही बने होते हैं। वहाँ की जो फर्श होती है वो भी लकड़ी की ही बनी होती है। अगर हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो लेह में 2 मंजिले घर होते हैं। निचले मंजिले पर जानवर और ज़रूरी सामान रखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है सही कथन का चयन करें। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये तो गलत है, ठीक है? तो कौन-सा सही है? अब ये और सी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है हाथियों के बारे में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, ये हाथियों के बारे में है। तो हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये पहला ऑप्शन है कि ये बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दूसरा ऑप्शन है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी पत्तियों व झाड़ियाँ खा लेता है। तीसरा ऑप्शन है, इन्हें पानी व कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। चौथा ऑप्शन है, हाथियों के झुंड होते हैं उसमें जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड के सारे फैसले लेती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर, इसमें सही कथन चुनने को कहा गया है, जो सही कथन है उसको चुनने को कहा गया है, ठीक है? तो देखते हैं हमारा कौन सा राइट। तो हाथी के बारे में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हाथी के बारे में पढ़ लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखिए हाथियों के बारे में थोड़ा सा है। तो क्या है हाथी के बारे में, हाथियों के झुंड में केवल क्या कहा गया है कि हाथियों के झुंड में केवल हाथियां और बच्चे रहते हैं। झुंड में 10 या 12 हथनी और बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, जो नर हाथी होते हैं बच्चे। जब 14-15 साल के हो जाते हैं तो झुंड छोड़कर अलग चले जाते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर क्या है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। क्या होता है कि हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। कान इसके बड़े होते हैं जो गर्मी लगने पर पंखे का कार्य करते हैं। 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है, जब 3 महीने का जो बच्चा होता है उसका वजन 200 केजी होता है। और एक बड़ा हाथी दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में केवल 2 या 4 घंटे ही सोता है। हाथी स्थल मंडल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भी हाथी है। और भारत, अगर ये पूछा जाए कि भारत जो है भारत में सर्वाधिक किस राज्य में हाथी पाया जाता है, तो कर्नाटक में हाथी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आप ये देखिए कि ये लोग क्या करते हैं, खेल रहे हैं कीचड़ में। तो यहाँ जो आपने सारे इसके पॉइंट देख लिए कि क्या-क्या पॉइंट है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक? तो क्वेश्चन हमारा है क्या था कि हमने क्या देखा था कि ये 2-4 घंटे ही 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो ये तो सही है क्योंकि वहाँ हमने देख लिया। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी पत्तियाँ खा जाता, तो ये क्या है, ये गलत है। 100 केजी से ज़्यादा, मतलब 200 नहीं पहुँचता, 100 से ज़्यादा अगर कहा गया होता तो ठीक है, इन्होंने 200 कह दिया है। तो ये गलत है। इन्हें पानी व कीचड़ में खेलना, अभी आपने देखा कि हाथी जो है वो कीचड़ में कैसे खेल रहे थे। हाथी के झुंड बुजुर्ग हथनी ही सारे झुंड की नेता या फैसला लेती, ये भी सही है। तो ये सी और डी सही है। तो किस ऑप्शन में, ए बी सी गलत है, बी गलत है, तो इसमें बी है।
इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में बी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। क्या है कि बच्चे जब बच्चों से आपने प्रश्न पूछा तो आपने क्या किया, कह दिया हाँ आपका सही है, दूसरे ने कुछ और बताया, आपने कह दिया आपका गलत है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो बच्चे ने क्वेश्चन बताया है, सही गलत ही कह दिया तब तो भाई कुछ रह ही नहीं गया। उसको आप क्या करेंगे और अच्छे से उनको बताने के लिए प्रेरित करेंगे, या आपको उनको शाबाशी देंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा बताया, या अगर हाँ इसमें आप कुछ और बेहतर कर सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें, इन सब शब्दों का मतलब ऐसा करेंगे जिससे बच्चे क्या हों, प्रोत्साहित हों। अब आपने कहते सही है तो बैठ जाएंगे, आपने कहते गलत है तो बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर बच्चा गलत बता रहा है तो आप उसको सही उत्तर बताएं उसका, और अच्छे से बताएं कि हाँ आपको ऐसे बताना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत है। कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। हाँ ये बात सही है, दिया गया है। आकलन के संकेत का उपयोग, ये भी सही है। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसमें पूछा गया दूर करना चाहिए, तो मतलब कि इसमें क्या गलत है, जिसमें बच्चे के लिए क्या करें, आकलन में दूर, मतलब बच्चे का अगर आप आकलन कर रहे हैं तो केवल सही गलत से आकलन ना करें, ये कहा गया। तो यही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। पहला पोर्टफोलियो, दूसरा है क्रम निर्धारण मापनी, चौथा वर्ड अभिलेख, और पांचवा है, सॉरी, चौथा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। और क्या है, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्ड अभिलेख और वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो जो इसमें नहीं पूछा गया है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रचनात्मक जो आकलन होता है ये क्या है, क्लास के साथ साथ ही चलता रहता है। ठीक है, अगर बच्चे की जो वार्षिक उपलब्धि है उसको देखते हैं, उसकी जांच करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के पूरे साल का आपने क्या किया उसके अंक को देख लो, ये योगात्मक आकलन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर रचनात्मक की आप बात कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो में बच्चे ने क्या अच्छा किया क्या नहीं किया, साथ साथ आप लिखते रहेंगे। क्रम निर्धारण मापनी, ये भी वही सब करता है। वर्ड अभिलेख, ये रचनात्मक के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है ये योगात्मक के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। इसमें अनुसरण होता है, पहला ऑप्शन है वैश्विक से स्थानीय, मतलब अपने विश्व की, पहले विश्व को देखा फिर अपने जहाँ पर है वहाँ का देख रहे हैं। ज्ञात से अज्ञात, मतलब पहले आपने देखा कि जो चीज़ें हमें क्या है ज्ञात है, मतलब जिनकी हमें जानकारी उसके बारे में, जैसे मैंने आपको पेड़ दिखा दिया कि हाँ ये पेड़ है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसके बारे में सारी विस्तृत चीज़ें बताई जो बच्चों को नहीं पता है, तो ज्ञात से अज्ञात हो गया। मूर्त से अमूर्त, मतलब कि पहले बच्चों को वो चीज़ें बता देते हैं जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं, जो कि गलत है, ऐसा करना ही नहीं है। अज्ञात से ज्ञात, मतलब बच्चे को पता ही नहीं है और आपने पहले उसको बता दिया, उसके बाद में अब ज्ञात चीज़ें बता रहे हैं, तो ये उल्टा हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, इसमें हम क्या करेंगे, बच्चों को पहले जो चीज़ें जानते हैं उसको कोरिलेट करेंगे, बच्चों के जीवन से जोड़ के ही हमें सारी चीज़ें उसको बतानी है। तो जो बच्चा जानता है पहले उसको बताएंगे, फिर धीरे धीरे उस तरफ जाएंगे जो बच्चा नहीं जानता है, तो बच्चा उन चीज़ों को क्या कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा, और उसको समझने में भी आसानी होगी। तो क्या करेंगे, ज्ञात से अज्ञात जो है सीखने का सिद्धांत क्या करता है, पर्यावरण अध्ययन का अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें तो ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन सीखने का सबसे प्रभावी संसाधन है। पर्यावरण अध्ययन सीखने का सबसे प्रभावी संसाधन क्या है। पहला परिवार के सदस्य, दूसरा है समुदाय के सदस्य, तीसरा है समाचार पत्र, और चौथा है कक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, पहला ऑप्शन ऑप्शन देख लेते हैं, केवल डी, केवल सी और डी, केवल बी, ए बी और सी, केवल ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन में। अब ऑप्शन ए बी और सी जो है ये प्रभावी संसाधन है सीखने के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की,
तो 28 क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। मतलब कि शिक्षक ये चाहता है कि बच्चे क्या करें, जानवर को बारे में पहले समझे जाने और उनका चित्र बनाने के लिए वो प्रेरित करता है। तो इसमें पूछा गया है, पहला ऑप्शन दिया गया कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। तो शिक्षक का उद्देश्य ये कहा जा रहा है कि शिक्षक का उद्देश्य ये है कि बच्चे में सृजनात्मकता का विकास हो। बच्चे क्या करें कि अवलोकन और रचना कौशल का विकास करें। बच्चों में सौहार्द संवेदना का विकास हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, अब ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं तो किस ऑप्शन में तीनों दिए गए हैं। क्योंकि भाई अगर जो शिक्षक है वो कह रहा है कि पहले आप लोग जानवर के बारे में जानें, उसके बाद में उनका चित्र बनाएं। तो वो क्या कर रहा है कि बच्चों को प्रेरित कर रहा है, मतलब जो उनके सोचने की जो सृजनात्मक, मतलब कि सोचने समझने के लिए ठीक है, वो प्रेरित कर रहा है। ठीक है। और ये कह रहा है कि आप क्या करें, रचना कौशल का अवलोकन के साथ साथ आप क्या रचना कौशल का भी विकास करें और सौहार्द संवेदना का भी इससे विकास होगा। बच्चे उनके बारे में जानेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें समझेंगे कि हाँ, जानवर भी हम लोगों की तरह ही होते हैं, समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो देखेंगे तो उनको क्या होगा, उनमें संवेदना, सौहार्द संवेदना का भी विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें तो ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान रचना में महत्वपूर्ण है। पहला है बच्चों का सक्रिय भाग लेना। हाँ, अगर बच्चे सक्रिय होंगे तभी तो सीख पाएंगे। बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई परिभाषा और व्याख्या, ये हो ही नहीं सकता कि जो बच्चों की ज्ञान रचना में महत्वपूर्ण हो। ठीक है। अगर व्याख्या दी गई, परिभाषा दी गई, आपने उसको रटा दिया तो वो रट लेंगे, समझ में आएगा नहीं, तो फिर फायदा क्या है। और फिर इसमें पूछा गया है कि हाँ महत्वपूर्ण है, तो पहला तो है ही है। किस ऑप्शन में है, ये किस में है, तो ये लगभग सभी किस में नहीं है, डी में नहीं, तो इसको पहले आप काट दीजिए। फिर है कि बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आप लोग बताएंगे? छोड़ दूं इसको, बताइए जल्दी, बताइए तो छोड़ दें हम इसको। ठीक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डी तो होगा नहीं, पहली बात तो ये समझ लीजिए। क्योंकि इसमें बच्चों के जो रचना में, ज्ञान रचना में बहुत महत्वपूर्ण ये परिभाषा और व्याख्या नहीं है। क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, आप उनको लेक्चर देकर चले आएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, हवा ऊपर से, सर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है। तो पर्यावरण पाठ्य अध्ययन की पुस्तक, बच्चों के समुदाय के सदस्य और सक्रिय भागीदारी, तो ये बी सी ये तीन सही हैं। और ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 30 है, ये क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। इसमें क्या है कि बच्चे जो हैं इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण को बच्चों को इस क्रियाकलाप से क्या अर्थपूर्ण मिल सकता है यदि शिक्षिका करे, क्या करे। तो बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करे, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करे, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा करने और चर्चा करने को प्रेरित करे, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से हल करने के लिए प्रेरित करे। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसे आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये सारे क्वेश्चन 2019 के हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़िएगा और आपको पसंद भी आई होगी वीडियो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और अगला प्रैक्टिस सेट लेकर। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।